Hello dear online students, welcome back to our channel. I hope you all are really doing well. And आज जो हम लोगों ने अंडर ग्रेड स्टूडेंट या जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम लोग एक नया टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक भी हमें स्टार्ट करनी है। तो उसमें हम लोग जो पहला टॉपिक आज लेकर आए हैं दैट इज योर स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं बोलूँगा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं जान पाएंगे तो आप प्रोडक्ट में कई बार ऐसा होता है कि डील करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स और कंटेंट का जो सिलेबस रहने वाला है, जो लेक्चर सीरीज का सिलेबस रहने वाला है, वो बेसिकली यही है जो कि एटलीस्ट ऑलमोस्ट हर कॉलेज स्टूडेंट्स के कॉलेज में यूज़ होता है। तो ये इस पूरे सिलेबस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सीरीज लेक्चर सीरीज रहेगी इन टर्म्स। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोलूँ, नेट गेट के लिए बोलूँ, तो उनके लिए बहुत बेसिक रहेगी। लेकिन अगर हाँ ये सीखते हैं तो आपके जो हम लोग एक्स्ट्रा फर्दर जो हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे नेट गेट स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम जो जैम के लिए प्रिपेयर करें तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहने वाली है। अब एक्चुअली है क्या कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट इज अ वेरी वास्ट, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत वास्ट में काफ़ी चीज़ें उसमें जानने की। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि एक सर्टेन सिलेबस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट के लिए वो यूज़फुल रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सर्टेन उसको सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका सिलेबस रहेगा, नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग बुक्स के लिए जो मैं रिकमेंड करूंगा दैट इज विल बी पी एस कलसी। आप पी एस कलसी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, ये मैं हर एक स्टूडेंट को जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको रिकमेंड करूंगा। और ये आपकी पीजी तक भी बहुत काम आने वाली किताब है, काफ़ी बेहतरीन किताब है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या चीज़, हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनकी ज्योमेट्री के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास एक स्पेसिफिकली एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the that deals with the with the three-dimensional structure, that deals with the three-dimensional structure, that deals with the three-dimensional structure। किसे डील करेगा, आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स and their effect of physical and chemical प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो आप बोल सकते हो कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, जनरली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल के एंड देयर इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, उसको आपका थ्री डायमेंशनल स्टडी हम लोग किसके अंदर में करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर में। Now this was the term here, stereochemistry. Now another term is here is concept of isomerism. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें भी हमें क्या पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं कि आगे अंडरस्टैंड करेंगे ना बड़ी बड़ी चीजों को। तो अगला जो हमारा टर्म है दैट इज योर आइसोमेरिज्म। तो जनरली आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि आइसोमर्स होते क्या है ना। आइसोमर जैसे कि हर बच्चा यहाँ तक पहुंचा है कॉलेज तक तो उन्होंने सुना ही होगा, है ना, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा कि आइसोमर जनरली क्या होते हैं आपके पास, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स बोलते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो फिनोमेनन होता है, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये जो फिनोमेनन होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर अहेड वी विल डिस्कस दैट आइसोमेरिज्म हम किस तरीके से देखते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, हमारे पास में क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई सर्टेन मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग मिरर इमेज देखें, उस मॉलिक्यूल के अंदर में अगर हम लोग मिरर इमेज देखें, होल्ड ऑन अ सेकंड, आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर, इट लुक लाइक स्ट्रेट ना, लेट मी डाउन ड्रॉ। तो
अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो उसके हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मिरर इमेज को चेक करेंगे। कोई मॉलिक्यूल है अगर हमारे पास में तो उसके हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज को चेक करेंगे। तो अब क्या हो सकता है कि क्या क्या पता वो दो मिरर इमेजेस आपकी आपस में सुपर इम्पोजिबल हो भी या नहीं भी हो। अगर हम लोग मिरर इमेज चेक कर रहे हैं मॉलिक्यूल की तो ये हो सकता है कि उसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात करें अगर हम लोग, तो अगर हम उनके सुपर इम्पोजिबल नेचर को देखें, सुपर इम्पोजिबल नेचर को देखें तो आपस में वो दो मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, या तो हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। अगर वो हुई तो दैट मीन्स दीज आर नोन एज होमोमर। होमोमर या क्या कह सकते हो आप लोग, आइडेंटिकल भी बोल सकते हो, है ना। होमोमर्स होंगी या क्या होंगे आपस में, आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। और अगर वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है तो जनरली आपके पास में क्या होंगे, वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो क्या हो सकते हैं आपके पास में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी स्ट्रक्चरल में कुछ उनके स्ट्रक्चर आपके ऑलमोस्ट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, उनका उनको आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपका एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। ये अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनमें अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, हम उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं ना। अब हम क्या देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है चेक, मैं बताऊंगा आप लोगों को। जनरली तीन चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। एक चेक करना पड़ता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा चेक करना पड़ता है हमें कनेक्टिविटी, ठीक है, और तीसरा हमें चेक करना पड़ता है ओरिएंटेशन। तीसरा हम लोगों को चेक करना पड़ता है ओरिएंटेशन। पहला में चेक करना पड़ता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा में चेक करना पड़ता है कनेक्टिविटी, एंड तीसरा में चेक करना पड़ता है ओरिएंटेशन। तो इसमें जब हम लोग ये तीन चीजें चेक करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो ओरिएंटेशन तो आइसोमर्स का डिफरेंट रहने वाला है, लेकिन इन दोनों में आपका क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो सेम भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, मेजरली हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन सेम है यानी कनेक्टिविटी आपका सेम है ना। मेजरली हम लोग किसको देखेंगे यहाँ पे, कनेक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऑस्टियोमर से सेम होने ही वाला है दोनों का। ओरिएंटेशन दोनों में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी पे सारी बात यहाँ से वो करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली किससे रोल प्ले करेगी आपका, मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमें किस पे देखना पड़ेगा, उनकी कनेक्टिविटी को देखना पड़ेगा। कनेक्टिविटी को समझा देता हूँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे ए बी सी डी इस तरीके से, लेकिन हाँ एक्चुअली ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग ए सी बी डी, है ना, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ना कनेक्टिविटी आपकी डिफरेंट होगी, ए बी के साथ जुड़ रहा है और यहाँ पे ए सी के साथ जुड़ रहा है, तो कनेक्टिविटी में चेंज आ गया, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ क्या लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर सेम हुई तो हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। और अगर नहीं सेम हुई तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, कनेक्टिविटी आपकी डिफरेंट हो जाएगी, और ओरिएंटेशन तो मैंने बताया कि मॉलिक्यूल 3D अरेंजमेंट में ओरिएंटेशन हमेशा क्या रहने वाला है आपका, आइसोमर्स में ओरिएंटेशन हमेशा आपका डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। ओरिएंटेशन आपका डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे एक सही तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई हम इसके अंदर में जो आपके पास में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन देखा हम लोगों ने, ठीक है। क्या चेक किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन चेक किया। और कॉन्स्टिट्यूशन से मेजरली हम लोग किससे डील कर रहे हैं, तीन बातें तो मैंने आपको बताई, लेकिन हमें मेजरली किससे डील करना है, हमको डील करना है कनेक्टिविटी से। हमें किससे डील करना है आपका, कनेक्टिविटी से। कनेक्टिविटी हमने चेक की। तो अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें तो मैंने बताया कि कनेक्टिविटी आपकी या तो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर सेम होगी तो ये आपका कहलाया जाता है, दिस इज नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स, दिस इज नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स, या स्टीरियो आइसोमरिज्म भी बोल सकते हो आप लोग, या यू कैन फिनोमेनन को, है ना। तो आइसोमर्स कहना चाहो तो आइसोमर्स कह लो, आइसोमरिज्म कहना चाहो तो आइसोमर्स ही लिख दीजिए, क्योंकि फिनोमेनन की बात अभी नहीं कर रहे हम लोग। एंड दूसरा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स।
ठीक है, जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, अब इस स्टीरियो आइसोमर्स में आपने हमने शुरू कहाँ से किया था? हमने शुरू किया था मिरर इमेजेस से। हमने कहाँ से शुरू किया था यहाँ पे? मिरर इमेजेस से। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमने बोला था कि भाई ये आपके पास में अगर सुपर इम्पोजिबिलिटी हमने चेक की थी, अगर होंगे तो होमोमर होंगे और नहीं होंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। अब जो हमारे पास में जो हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर जनरेट हुए हैं, इनकी भी हम क्या चेक करेंगे? मिरर इमेजेस चेक करेंगे। इनकी भी हम लोग क्या चेक करेंगे? मिरर इमेजेस चेक करेंगे। और अगर ये मिरर इमेजेस आपकी कैसी हुई, अगर ये मिरर इमेजेस हुई एक दूसरे की, ये कैसी हुई? नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगी, ठीक है, यस यस हुई, लेकिन कैसी हुई? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हुई। तो हम इनको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनैंशियोमर्स। और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हुई। पीछे बेटा समझना इस चीज को, यहाँ पे हमने सुपर इम्पोजिबिलिटी का टेस्ट किया था, तो हमने बोला था या तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, SIMI है, या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। ठीक है, ये बात बोली मैंने। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सुपर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मिरर इमेजेस हैं, ये मिरर इमेजेस हैं, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। और कैसे, ये क्या कहलाए जाते हैं आपके? इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स को हम फर्दर डिफाइन करेंगे, दीज आर द टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और अगर ये मिरर इमेजेस नहीं है तो दीज आर नोन एज डायास्टीरियोमर्स। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डायास्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में जैसे बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ रखा है चेन आइसोमेरिज्म, है ना, चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ चुके हैं, बेसिक जो हम लोग 11 12 में पढ़ के आते हैं। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप या पोजिशनल कह लीजिए आप लोग, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद बोल दीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल यानी जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप में चेंज आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया आपके पास में। मेटामेरिज्म हो गया, है ना, देयर इज मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, है ना, सेगमेंट्स वाले जो होते हैं, मेटामेरिज्म। रिंग चेन होता है आपके पास में, रिंग आपका चेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और चेन आपका रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, डीबीयू जब हम लोग निकालते हैं तो रिंग चेन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास में टॉटोमेरिज्म हो गया। दीज आर सम बेसिक, दीज आर सम आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिसमें हम लोग देखते हैं। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल को देखने के लिए आपको तीन बातें देखनी है। क्या तीन बातें देखनी है? एक तो चेक करना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक आपको चेक करना है कनेक्टिविटी, और एक चेक करना है आपको ओरिएंटेशन। ध्यान से समझना इस बात को, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट है और ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है, तो कौन सा आइसोमर्स होंगे? वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे। और अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी आपकी सेम है, और ओरिएंटेशन आपका डिफरेंट हो गया, ओरिएंटेशन तो डिफरेंट रहना ही, क्योंकि आइसोमर्स है, ये आपके क्या कहलाए जाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो आपके पास में कुछ बात, जैसे कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कन्फिगरेशन, कन्फर्मेशन, ये सारे के सारे आपके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरीके से जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम लोग बात करते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और आइसोमर्स आपका मेजरली आइसोमर्स आपका यही चीज है। ठीक है, ये जो हमने स्टार्ट किया यहाँ से मॉलिक्यूल के बारे में जानते हुए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपका यहीं पे आएगा, यहीं पे आपका कनेक्टिविटी, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ओके, नाउ फर्दर मूविंग अहेड, हम लोग जो है इसमें आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो सिलेबस में अगर मैं फिर से बताऊं आपको, तो हमने क्या देखा? कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हमने देखा। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, आपको मैं इसमें एक टर्म बताता हूँ। ठीक है, तो इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बारी, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, इनको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि आपको रिटन एग्जाम देना है, तो आई फ्रॉम माय साइड आई गिव यू द नोट्स आल्सो, कि आपको एक नोट्स की फॉर्म में मिल जाए। तो हमने देखा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या यू कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म। आप क्या बोल सकते हो इसमें? यू कैन सिंपली राइट इट एज लाइक दिस, कि हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया, इट रेफर्स टू द नंबर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द नंबर। ठीक है, दूसरा आपके पास में काइंड एंड कनेक्टिविटी। मेजरली मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए ना, ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये
तो जनरली कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यू कैन अंडरलाइन दिस ऑल्सो। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हाउ एटम्स आर अरेंज अराउंड अ मॉलिक्यूल, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? अटैचमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर में जो अटैचमेंट है उसको हम लोग किससे डील करते हैं? कनेक्टिविटी से डील करते हैं। ठीक है, तो यही जो आपके पास में कनेक्टिविटी टर्म है, एक्चुअली जो कनेक्टिविटी टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी यही आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। फर्दर कुछ कुछ टर्म यहाँ पे आपके पास में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे ओरिएंटेशन हो गया, आपका ओरिएंटेशन में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कन्फर्मेशन हो गया, उसको हम लोग फर्दर लेक्चर में आके डील करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव टू डिफाइन स्टीरियो आइसोमरिज्म। एंड व्हाट इज स्टीरियो? अब स्टीरियो से, स्टीरियो केमिस्ट्री से ही आपका पूरा डील जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो मेजर हमारा इस कंटेक्स्ट का सबसे मेजर पोर्शन रहने वाला है ना? तो इस तरीके के आइसोमर्स को बोलते हैं हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन। आइसोमर्स हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कनेक्टिविटी सेम होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी एक तरीके से। तो आइसोमर्स हैविंग हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से दैट सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन राइट इट एज कनेक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि कनेक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूशन टर्म क्या आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन या कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, है ना? बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। आपके पास डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होंगे ना ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स, है ना? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीरियो। तो हम सीधी सी बात है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी क्या है? सेम है। कनेक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म क्या एक ही है मतलब, बट ओरिएंटेशन कैसा आपका डिफरेंट है ना, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से, है ना? तो ये चीज है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं दो टर्म बता देता हूँ। एक बताता हूँ आप लोगों का कन्फर्मेशन। ठीक है, कॉन्फर्मेशन। तो कॉन्फर्मेशन में होता क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि एक सिंगल बॉन्ड है ना, जो दो मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम है, इंटरकन्वर्टिबल है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज इंटरकन्वर्टिबल। कैसा है ये? इंटरकन्वर्टिबल है, यानी आप एक फॉर्म से कन्वर्टेबल दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरकन्वर्टिबल। ओके, इंटरकन्वर्टिबल। तो यानी एक फॉर्म से यानी ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन के अराउंड आप दे सकते हो। सिंगल बॉन्ड हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्फर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन क्या होता है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन में आपका बॉन्ड ब्रेकिंग देना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन में आपका रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना पड़ेगा आपको? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आपको मतलब एटम्स को क्या करना पड़ेगा? एटम्स आर अरेंज्ड बाय वाया बॉन्ड ब्रेकिंग। एटम्स आर अरेंज्ड वाया बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके कन्वर्ट करना पड़ेगा एटम्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे दो टर्म है। इस तरीके से भी बोल देते हैं हम कन्फर्मेशन को कि तीन एटम्स को पोजीशन को फिक्स रखा और एक की चेंज की हमने, मतलब एक बॉन्ड को हमने रोटेट किया। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि किसी भी दो को इंटरचेंज करते हैं हमने इस तरीके से। तो कन्फर्मेशन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका? एक मॉलिक्यूल का एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, यानी उसका अरेंजमेंट एक तरीके से ही हो पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। नाउ देयर इज अ टर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट बिफोर मूविंग ऑप्टिकल आइसोमर्स मैं आपको टर्म बताना चाहता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। एक टर्म मैं बताना चाहता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? तो होता क्या है आपका कि आपके पास में मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस तरीके से आपके पास में एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपगेट करी है। यानी जनरली होता क्या है कि एक वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इस तरीके से ट्रैवल करती है। ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस तरीके से। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में एक इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है। सो बेसिकली जो आपके पास में फॉर्म रहने वाली है वो इस तरीके से,
इस तरीके से, है ना? तो जैसे ही मैं इसको एक निकोल प्रिज्म से पास करवाता हूँ, निकोल प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ प्रिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट काइंड ऑफ स्टफ, है ना? इससे पास कराता हूँ, जैसे मैं इस लाइट को पास कराता हूँ निकोल प्रिज्म से, इससे पास कराऊंगा, तो एक सिंगल एक्सिस के लॉन्ग आपका वेव जनरेट होगी, यानी पहले ऐसे थी और जैसे ही पास हो गया आपका, ये इससे पास होना इस तरीके से जाएगी, यानी सिंगल उसमें पास होगी। नाउ this is the light from source, this is the light from source, and this is the Nicol prism, this is the Nicol prism, and it is moving in a single axis along. Now यहाँ पे क्या किया, इसको आपने कंपाउंड से पास कराया, इसके अंदर कंटेनर है, इस कंटेनर ऐसा एक्चुअली एक ट्यूब होता है पोलैरिमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? एक सैंपल ट्यूब से हम इसको क्या करते हैं, पास कराते हैं इस तरीके से, आप बना सकते हैं इस तरीके से। पोलैरिमीटर होगा आपके पास में, इसके अंदर में सैंपल आपने फिट किया, इससे आपने इसको पास कराया। देन ऑब्जर्व क्या हुआ कि जनरली जैसे ही इससे पास होगी लाइट आपका, तो यूजुअली होने क्या वाला है आपके पास में कि पहले तो इस तरीके से लाइट आपकी थी, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे लाइट थी, लेकिन जैसे ही आपके पास में लाइट मूव हुई तो आइदर या तो वो थीटा डिग्री से यहाँ को रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव करेगी, ठीक है? एंड यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करें, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, है ना? अब तो इस तरीके के अब तो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे इस रोटेशन को। तो होगा क्या कि अपनी मीन पोजीशन से जो लाइट आपके पास हुई थी उसमें चेंज आएगा थीटा डिग्री से, ठीक है? इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? ये पोलैरिमीटर में किया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, जो इंस्ट्रूमेंट होता है दिस इज नोन एज पोलैरिमीटर। तो पोलैरिमीटर में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व्ड जो एंगल है इसके उसको चेंज को हम लोग नोटिस करते हैं। तो ये जो फिनोमिनन कहलाया जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ये हम बोल सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज, ये रोटेशन की जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? और जो सब्सटेंस होता है जो इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास में दो डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल है। एक तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, चेक, अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, then it is known as dextrorotatory, dextrorotatory, and you can represent it as capital D, or also you can write a small d, and also you can write it as plus, ठीक है? अगर clockwise rotation है, and if the rotation is your एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन कैसा है आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज नोन एज लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, इसको स्मॉल एल से दिखाते हैं या फिर आप लोग माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे कि पार्टिकुलरली जो आपके पास में जो जनरली आप जो लेते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल टू एट सर्टेन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ये आपका किसके बराबर होता है, आपका इट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन, है ना, थीटा अपॉन एल सी। और बेसिकली बोलते ये थे कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट हुई, जो एंगल में चेंज आया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पाथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, जो हमने यहाँ पे सैंपल हमने फिल किया था इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो अल्फा होता है यहाँ पे, दिस अल्फा इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब ये है कि लेंथ आपने 1 डेसीमीटर कर दी होगी और कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल की टर्म में ले लिया होगा, है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग, तो जो लेंथ एल जो होती है आपकी, दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब, एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब, जो कि किस में रहने वाली है आपकी, जो कि रहने वाली है, याद रखना इसकी यूनिट होती है डेसीमीटर, ठीक है? और जो आपके पास में सी एस सी क्या, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, इट शुड बी इन ग्राम पर एमएल, यहाँ पे आपके पास में ग्राम पर एमएल में रहने वाली है, ओके? एंड थीटा इज योर ऑब्जर्व्ड एंगल, थीटा इज योर ऑब्जर्व्ड एंगल, कुछ कुछ बुक्स में इसको अल्फा की फॉर्म में भी लिखा जाता है,
बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। और वेवलेंथ जनरली हम लोग किसको यूज करते हैं, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। तो जनरली यहाँ पे आपके पास में सोडियम डी लाइन का यूज करते हैं हम लोग, यानी इसकी जो वेवलेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 5893 आर्मस्ट्रांग के करीब है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। टी क्या हो गया आपके पास में, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट इज योर टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि जो हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे वो चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंस इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करें, जरूरी नहीं है आपका कि हर तरीके का जो वो है, हर तरीके के सब्सटेंस इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करें। जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते उनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे, ऑप्टिकली जो डू नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी इस तरीके का, यानी उनकी पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा लाइट के, यानी कोई भी रोटेशन इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं होगी। तो डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो हमारा ये पोर्शन है, अब हमें पढ़ना क्या है ये भी समझ लो। हमने तो आइसोमर स्टार्ट किया था, लेकिन जो ये है ना आपके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर, इनैंशियोमर्स, ये सब चीजें आपका डी एंड ये इसमें मेजरली आपके पास में सिमेट्री एलिमेंट्स जो आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये मेजर रोल प्ले करेंगे इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए, ये मेजर रोल्स प्ले करेंगे आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए, ठीक है। तो ये इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ तक आप लोग इसको समझना कि इसमें चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत पढ़ना भी, अगर जो भी आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है। सिलेबस हमारा ये रहने वाला है। तो आज जो मैंने आपको सिर्फ जनरल टर्म बताया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है इस लेक्चर के अंदर में, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बताया कि मॉलिक्यूल आपका मिरर इमेज हो भी सकता है, मिरर इमेज में आपका सुपर इम्पोजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमर्सी आपका आइसोमरिज्म है, यही आपका ट्रू फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म है। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। देन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। फाइनली हम लोग पहुंचे ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ। तो हमारा मेन ये रहेगा एम, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे स्टडी किया जाता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर में देखना है, ठीक है। किस किस तरीके के मॉलिक्यूल इस तरीके को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को आप लोग देखें, यहाँ पे ये बेसिक टर्म है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे विद अस। थैंक यू।